ट्राइमेथोप्रिम फ्लोरोक्विनिलोन हम देखने लगे हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि सल्फोनामाइड ट्राइमेथोप्रिम है ना, जो सी ये हमारे पास फोलिक एसिड सिंथेसिस को इनहिबिट करती है, जिसकी वजह से ये हमारे पास ना फोलिक एसिड नहीं होगा तो हमारे पास डीएनए नहीं बनेगा, जिसकी वजह से हमारे पास माइक्रो ऑर्गेनिज्म की डेथ होगी। फ्लोरोक्विनिलोन डायरेक्टली जो है न्यूक्लिक एसिड मेटाबॉलिज्म पे इफेक्ट करती है और डीएनए के मेटाबॉलिज्म पे मतलब अफेक्ट करती है। आगे हम इसको डिटेल में देख लेंगे। पहले क्लासिफिकेशन देख लेते हैं सल्फोनामाइड ट्राइमेथोप्रिम और फ्लोरोक्विनिलोन की। क्लासिफिकेशन में हमारे पास एंटी मेटाबोलाइट्स में आ जाते हैं जी सल्फोनामाइड्स ट्राइमेथोप्रिम और ट्राइमेथोप्रिम सल्फामेथैक्साजोल, इन दोनों को मिला के। उसके बाद फ्लोरोक्विनिलोन्स में हमारे पास आ जाते हैं जी फर्स्ट स्पेक्ट्रम नॉरफ्लोक्सासिन, और उसके बाद हमारे पास सेकंड जनरेशन में आ जाता है जी किप्रोफ्लोक्सासिन, थर्ड जनरेशन में आ जाता है जी लिवोफ्लोक्सासिन। तो सी नैरो स्पेक्ट्रम है, एन से नैरो, एन से नोरोफ्लोक्सासिन, किप्रोफ्लोक्सासिन, और एल से लॉन्ग, इसका मतलब थर्ड जनरेशन लॉन्ग होगी, मतलब थर्ड लॉन्ग नंबर है ना, तो लिवोफ्लोक्सासिन इसमें आ जाती है। फिर उसके बाद हमारे पास बाकी हम नोट से देखेंगे सल्फोनामाइड्स, जो से हमारे पास होते हैं ना फोलिक एसिड की सिंथेसिस के साथ करते हैं इंटरफेयर, उनको सल्फोनामाइड्स, वो सल्फोनामाइड होते हैं। जो न्यूक्लिक एसिड की सिंथेसिस के साथ करते हैं वो होते हैं फ्लोरोक्विनिलोन। सबसे पहले फार्माकोकाइनेटिक एंड मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, हमारे पास पैबाथ होता है, पैबा से बनता है डाईहाइड्रोफोलिक एसिड, ठीक है, डाईहाइड्रो, और इसमें एंजाइम यूज होता है डाईहाइड्रोपिटोरिएट सिंथेस, और डाईहाइड्रोफोलिक एसिड से बनता है डाईहाइड्रोफोलेट रिडक्टेज की मदद से टेट्राहाइड्रोफोलिक एसिड, और उससे प्यूरिन से बनता है हमारे पास डीएनए, ठीक है। अब जो सा होता है ना डाईहाइड्रोपिटोरिएट सिंथेस, इसको सल्फोनामाइड्स इनहिबिट करते हैं पाबा के साथ कंपीट करके, और जो होता है डाईहाइड्रोफोलेट रिडक्टेज, इसको ट्राइमेथोप्रिम इनहिबिट करता है, ठीक है। उसके बाद हमारे पास इसकी हमारे पास ट्राइमेथोप्रिम और सल्फोनामाइड की फार्माकोकाइनेटिक्स देख लेते हैं। ट्राइमेथोप्रिम बेसिक ड्रग है, इसलिए एसिक मीडियम में ये जो है एकोमुलेट हो जाती है, क्योंकि आयोनाइज हो जाती है ना, इसलिए ये वजाइनल फ्लूइड में और प्रोस्टेटिक फ्लूइड में एकोमुलेट हो जाती है। उसके बाद हम देख लेते हैं जी, जो से अगर हम इन दोनों को कंबाइन करते हैं, जैसे कि क्लासिफिकेशन में भी देखा था सल्फामेथोक्साजोल को ट्राइमेथिप्रिम को, तो सिनर्जिस्टिक इफेक्ट आएंगे। क्योंकि यहाँ पे पहला स्टेप भी नहीं हो रहा, पैबा से डीहाइड्रोफोलिक एसिड भी नहीं बन रहा, डाईहाइड्रोपिटोरिएट सिंथेज जो था वो इनहिबिटेड है, दूसरा स्टेप भी इनहिबिटेड है, इसलिए इसका जो है वो सिनर्जिस्टिक इफेक्ट आएगा। इन दोनों को मिला के हम ना कोट्रीमाजोल भी कहते हैं। फिर उसके बाद हमने देख लेने हैं जी सल्फोनामाइड के जो से फार्माकोकाइनेटिक्स, इसके फार्माकोकाइनेटिक्स में देख लेना, ये एसिडिक ड्रग है, ट्राइमेथोप्रिम बेसिक ड्रग थी, इसकी सोलेबिलिटी एसिडिक मीडिया में जो सी होती है वो कम होती है। क्योंकि इसकी सोलेबिलिटी कम होती है, हम इसको इसलिए ना तीन को कॉम्बिनेशन में देते हैं। इसमें एक शॉर्ट एक्टिंग जो सी होती है वो सल्फासेक्साजोल होती है, जैसे कि शॉर्ट एस से, और अंदर भी इसके सेक्साजोल आता है सल्फासेक्साजोल। फिर उसके बाद इंटरमीडिएट, मतलब इसका मीडियम एक्शन होगा, इसके अंदर एम आएगा, सल्फामेथोक्साजोल, एस शॉर्ट से एस आ रहा था अंदर सल्फासेक्साजोल, इंटरमीडिएट से मीडियम, मीडियम से एम आ रहा था सल्फामेथोक्साजोल, और सल्फाडॉक्सिन जो है वो लॉन्ग एक्टिंग, आप वैसे ही याद रख लें। फिर उसके बाद इसकी मॉडरेट टिश्यू पेनिट्रेशन होती है, हैपेटिक मेटाबॉलिज्म होता है, और एक्सक्रीट होते हैं यूरिन में। अब हमारे पास इसकी रेजिस्टेंस कैसे डेवलप होती है, प्लाज्मिड मीडिएटेड इसकी रेजिस्टेंट होती है। पैबा जो है अगर ज़्यादा पैबा हो जाए तो कंपीट जो है वो जब होगी तो पैबा डाईहाइड्रोपिटोरिया सिंथेस पैबा पे ज़्यादा एक्ट करेगा, तो हमारे पास ना सल्फोनामाइड्स का इफेक्ट कम हो जाएगा। और जो सा होते हैं हमारे पास डाईहाइड्रोफोलेट की एफिनिटी जो सी होती है वो कम होती है, हमारे पास डाईहाइड्रोफोलेट के लिए एफिनिटी ट्राइमेथोप्रिम की कम हो जाती है, जिसकी वजह से इसमें रेजिस्टेंस पैदा हो जाती है। अब सल्फोनामाइड जो से होते हैं ना, ये हमारे पास बैक्टीरिया को ज़्यादा नुकसान क्यों बन जाते हैं, नॉर्मल सेल्स को इतना क्यों नहीं बन जाते, क्योंकि बैक्टीरिया फोलिक एसिड अपना खुद बनाता है, ह्यूमन नहीं बनाते, इनको बना बनाया मिलता है। और ट्राइमेथोप्रिम भी जो सा होता है ना बैक्टीरिया का, DHR डाईहाइड्रोफोलेट रिडक्टेज, वो ज़्यादा सेंसिटिव होता है बैक्टीरिया का इंसानों के मुकाबले। उसके बाद हमारे पास क्लिनिकल यूजेज आ जाते हैं। सल्फोनामाइड जो से होते हैं ये ग्राम पॉजिटिव ग्राम नेगेटिव नोकार्डिया क्लाइमेडिया, ग्राम पॉजिटिव नेगेटिव नोकार्डिया और क्लाइमेडिया में ये यूज़ होते हैं, ठीक है। अब सिंपल यूटीआई है पेशेंट को, यूटीआई वाले ऑर्गन जो से होते हैं उसे हम सेक्स करते हैं, तो इसमें सल्फासेक्साजोल इसमें यूज़ होगी। ओकुलर इन्फेक्शन में आपको शायद याद हो, ग्लूकोमा में हम एसिटाजोलामाइड यूज़ करते थे, इसलिए इसमें सल्फा एसिटामाइड यूज़ होगी। बर्न पेशेंट में सिल्वर सल्फा डायाजीन, ये वैसे ही याद रखें। अल्सरेटिव कोलाइटिस और रूमाटॉइड आर्थराइटिस को इस तरह याद रखें कि शायद आपको याद हो ये दोनों ऑटोइम्यून डिजीज है, मतलब बॉडी सेल्फ के अगेंस्ट ही, सेल्फ एंटीजन के अगेंस्ट ही काम करिए, सल्फासेलाजीन, इसे याद रखें, सल्फासेलाजीन।
उसके बाद टॉक्सोप्लाज्मोसिस में हमें पेरीमेथिमीन जो से ट्राईमेथोपेनिमीन का ये एक है एनालॉग, सल्फाडायाजीन और फोलिक एसिड हम कंबाइन करके देते हैं। अब जब हम कोट्रिमाजोल या ट्राईमेथोप्रीमो सल्फामेथोक्साजोल जो एक ही नाम है, वो हम उसके क्या यूजेस होते हैं, पहले उसने आपने लूज से याद रखना है। लूज से लंग्स के इन्फेक्शन में, यूटीआई में, साइनेसिस इन्फेक्शन में, ईयर इन्फेक्शन में, इस तरह याद रखने। नज़ला हुआ, नज़ला जो सा रेस्पिरेटरी ट्रैक के इन्फेक्शन में हम इसको दे सकते हैं। सर दर्द होने लग गई, मतलब साइनेसिस होती है ना सर दर्द में, तो उसमें सर दर्द होने लगी जब हमें नज़ला हुआ, तो हम इसको साइनेसिस इन्फेक्शन में दे सकते हैं। कान में भी सीटियाँ बजने लग जाती हैं जब पेशेंट को नज़ला होता है या कान बंद होने शुरू हो जाते हैं, तो हम इसको ईयर इन्फेक्शन में भी दे सकते हैं। ड्रग ऑफ चॉइस है ये नोकार्डिया और न्यूमोसिस्टाइटिस जो कि एड्स के पेशेंट को हो, या मोरेक्सेला में। बैकअप ड्रग है, इसको आपने टीवी सेट से याद रखना, टाइफाइड, विब्रोकोल्ड और शैगिला में। एडवर्स इफेक्ट इसके होंगे नेफ्रोटॉक्सिसिटी, एलर्जी, क्रॉस एलर्जी इसकी हो सकती है थायराइड डायूरेटिक के साथ, क्योंकि उसमें सल्फा ग्रुप होता है। मेट्रोटॉक्सिक होते हैं। ड्रग इंट्रैक्शन इसकी इसलिए किस तरह होती है, प्लाज्मा प्रोटीन से ना ड्रग्स को रिप्लेस करते हैं, वारफेरिन और मेथोट्रेक्सेट के लेवल को ज़्यादा करते हैं। ये जो मैंने आपको जिस तरह से स्टेप पढ़ाए हैं, ये सारे इधर भी लिखे हुए हैं, आप बेशक नोट से कर लें, बेशक यहाँ से कर लें। अब हम फ्लोरोक्विनिलोन्स पे आ जाते हैं। फ्लोरोक्विनिलोन्स में आपको मैंने क्लासिफिकेशन कराई थी, वो दोबारा देख लेते हैं। सबसे पहले हमारे पास आ जाता है नैरो से फर्स्ट जनरेशन, ऐसे नैरो से नोरोफ्लोक्सासिन। वाइड स्पेक्ट्रम में हमारे पास आ जाता है सेकंड जनरेशन में किप्रोफ्लोक्सासिन, थर्ड जनरेशन में हमारे पास लॉन्ग से याद रखने लीवोफ्लोक्सासिन। ठीक है, मैंने यहाँ पे भी याद रखा हुआ है। नोरोफ्लोक्सासिन जनरेशन फर्स्ट में थी। वन को हम जो सा करते हैं यूनी भी कहते हैं, तो ये यूटीआई इन्फेक्शन में यूज़ होती है। जनरेशन टू में किप्रोफ्लोक्सासिन और लोक्साफ्लोक्सासिन ये ग्राम पॉजिटिव नेगेटिव एटिपिकल बैक्टीरिया में यूज़ होती हैं। दूसरी जनरेशन थ्री है जिसमें मोक्सीफ्लोक्सासिन, लीवोफ्लोक्सासिन, जेमीफ्लोक्सासिन है। ग्राम नेगेटिव में इसका कम एक्शन होता है, ग्राम पॉजिटिव में इसका ज़्यादा एक्शन होता है। और ग्राम पॉजिटिव में ये रेस्पिरेटरी फ्लोरोक्विनिलोन्स इनको कहते हैं। और रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन ग्राम पॉजिटिव में कौन करा रहा था, आप वो पहला चैप्टर याद करें, वो स्टे फोरियस वाला, जिसमें स्टे फोरियस होता है, स्ट्रेप्टोकोकस नमूनिया होता है, मरसा वगैरह, मतलब ये उनके खिलाफ एक्टिव होता है, इसलिए इसको रेस्पिरेटरी फ्लोरोक्विनिलोन्स कहते हैं। फार्माकोकाइनेटिक्स में अगर आप देखें तो इन सब का जो सा होता है वो मेटाबॉलिज्म किडनी में होता है। नोरोफ्लोक्सासिन जो सा होता है वो एडवोकेट प्लाज्मा लेवल अचीव नहीं होता है इसका इन्फेक्शन में, इसलिए इसको हम कम यूज़ करते हैं। सारों का मेटाबॉलिज्म किडनी से होता है सिवाय मोक्सीफ्लोक्सासिन, इसलिए जब रेनल इम्पेयरमेंट हो तो हम मोक्सीफ्लोक्सासिन दे सकते हैं, लेकिन ये यूटीआई में कॉन्ट्रा इंडिकेटेड है। उसके बाद मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ये है कि आपने ये देखे मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, ये टोपोआइसोमरेज 2 को इनहिबिट करता है ग्राम नेगेटिव में। अब ये आप इशारा देखें, ये कौन सी फिंगर है, पहली फिंगर दूसरी फिंगर, मसलन ये नेगेटिव इशारा है ना, तो टोपोआइसोमरेज टोपोआइसोमरेज 2 को इनहिबिट करता है ग्राम नेगेटिव में। नेगेटिव इशारा दूसरी फिंगर, ग्राम नेगेटिव टोपोआइसोमरेज 2 को इनहिबिट करेगा और टोपोआइसोमरेज 4 को इनहिबिट करेगा ग्राम पॉजिटिव में। रेजिस्टेंस अब कैसी होती है, या तो इफ्लक्स पंप होंगे, या पोरेंट चेंज हो जाएंगे, या एंजाइम में म्यूटेशन आ जाएंगी। अब क्लिनिकल यूजेस के क्या होते हैं इसमें ना, हम ये टीबी और मनिंजोकोकल कैरियर स्टेट में यूज़ होता है। उसके बाद हम इसका नमोनिक से याद रखेंगे सर्ज, स्किन रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन, यूरिनरी इन्फेक्शन, जीआईटी इन्फेक्शन, इसमें ये हमारे पास यूज़ हो जाता है। फिर ये पैक में भी उसकी एग्जांपल्स क्या हैं जी, पैक आपने पहले भी मैंने आपको सेफेलोस्पोरियम में भी पढ़ाया। पी से सुडोमोनास, ईसी से इकोलाई, के से क्लेब्सिella, इसमें यूज़ होता है। किप्रोफ्लोक्सासिन जो सा होता है ये अल्टरनेट होता है इन गनोरिया। सबसे पहले अगर पेशेंट को गनोरिया तो हम सेफ्ट्राएक्सोन देंगे, अगर वो नहीं काम कर रही एजिथ्रोमाइसिन अगर वो नहीं काम कर रही तो किप्रोफ्लोक्सासिन। लीवोफ्लोक्सासिन हम एमएलसी मतलब एटिपिकल बैक्टीरिया में देते हैं। जेमीफ्लोक्सासिन, मोक्सीफ्लोक्सासिन हम ग्राम पॉजिटिव ग्राम नेगेटिव एमएलसी मतलब ये सब में ही दे देते हैं। एडवर्स इफेक्ट इसके क्या होंगे जी, सबसे बड़ा इसका इन्फेक्ट फैक्ट होता है कि ये टेंडन को रैप्चर कर देता है। उसके बाद न्यूरोटॉक्सिक, पैटोटॉक्सिक, एलर्जी और क्यूटी इंटरवल को प्रोलॉन्ग करता है। कॉन्ट्रा इंडिकेटेड होता है कैप कैनमोनिक से आपने याद रखना है, सीएनएस इन्फ्लामेशन, एरिथमियाज में और प्रेगनेंसी में।